आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विज़िट पर आए हैं, जो अपनी सुंदरता और इतिहास के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफ़ी पर्यटन हर साल यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं। शुरू करते हैं आज की यात्रा। आज हम रेलवे स्टेशन से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वाया ऑटो टैक्सी कर जाएंगे, जिसका किराया लगभग 50 से 80 रुपये तक वो चार्ज कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ काफ़ी सुंदर सिटी है। हम मार्केट का भी थोड़ा नज़ारा देखते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जाएंगे। ये यहाँ का मेन बाज़ार है, जो काफ़ी सुंदर दृश्यों के साथ बसा हुआ है। ये सिटी काफ़ी सुंदर और छोटी सिटी है। ये पाडन पोल है, जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर स्थित है। यहीं पर बाघ भैरव का स्मारक भी बना हुआ है। थोड़ा आगे जाने पर हम भैरव पोल पर पहुंचेंगे, जहां पर वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी है और जयमल और फत्ता जी का स्मारक भी बना हुआ है। ये जो सामने हम देख रहे हैं, ये भैरव पोल है। इससे थोड़ा आगे जाने पर हमें वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी दिखाई देगी और जयमल फत्ता का स्मारक भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ये काफ़ी सुंदर दरवाजे बने हुए हैं। ये काफ़ी पुराने ज़माने के हैं, लेकिन इनकी जो कलाएं हैं काफ़ी सुंदरता के साथ नक्काशी की गई है। ये वीर कल्लाजी राठौड़ का स्मारक बना हुआ है, जो काफ़ी बहादुर सिपाही रहे थे, जिन्होंने अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्होंने काफ़ी शौर्य के साथ युद्ध किया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। अकबर ने वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों और 2 सिर वाले देवता की उपाधि दी है, क्योंकि जयमल जी जब जख्मी हो गए थे तो वीर कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर बैठकर उन्होंने युद्ध किया था। उस वक्त ये 2 सिर और 4 हाथों वाले देवता समान प्रतीत हो रहे थे, इसलिए अकबर ने इनकी गजारूढ़ मूर्तियाँ जयमल और फत्ता जी की बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग पर भी लगवा दी और आगरा दुर्ग पर भी लगवाई थी, लेकिन वहाँ से वर्तमान समय में मूर्तियाँ हटा दी गई है। लेकिन बीकानेर जूनागढ़ में अभी भी जयमल और फत्ता जी की वीरता की प्रतीक दोनों की मूर्तियाँ वहाँ पर अभी भी स्थित हैं। ये काफ़ी सुंदर रास्ता हरियाली के साथ बना हुआ है। अब हम वीर फत्ता जी के स्मारक पर पहुंच चुके हैं। इससे थोड़ा आगे जाने पर हमें तुलजा भवानी माता मंदिर के दर्शन होते हैं। तुलजा भवानी माता से आगे जाने पर हम दुर्ग के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। अब हम यहाँ से टिकट विंडो से टिकट लेंगे, जो पर कैंडिडेट के 40 रुपये के हिसाब से टिकट मिलता है। ये यहाँ का टिकट विंडो है। अब हम टिकट लेकर आगे जाएंगे और अब हम भामाशाह की हवेली की ओर आगे बढ़ेंगे। यह पूरा दुर्ग काफ़ी हरियाली के बीच बना हुआ है, इसलिए काफ़ी सुंदरता के साथ बसा हुआ है। काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है।
अभी भी यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी पर्यटन हर साल यहाँ पर आते हैं। भामाशाह की हवेली काफ़ी सुंदर और हरियाली के बीच बसी हुई है। ये बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ है जहाँ पर भामाशाह की हवेली है। हम भामाशाह की हवेली में अंदर की ओर बढ़ेंगे, जो अभी काफ़ी बुरी स्थिति में है। काफ़ी हिस्सा इसका टूट चुका है। अब हम इसके अंदर चलेंगे। ये हवेली अंदर से काफ़ी अद्भुत सुंदर दिखाई पड़ती है, लेकिन इसका ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन ख़राब हो चुका है, प्लास्टर हट चुका है। केवल यहाँ पर पत्थर की दीवारें नज़र आती है, लेकिन अभी भी यह दीवारें काफ़ी ठीक स्थिति में हैं। लेकिन यहाँ की छत पूरी तरह टूट चुकी है और भामाशाह हवेली का काफ़ी हिस्सा नीचे गिर चुका है। इस वजह से यहाँ पर कम ही लोग आते हैं। अभी हम सुबह के वक्त यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर पर्यटन की संख्या काफ़ी कम है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, पर्यटनों की संख्या बढ़ती जाएगी। हम यहाँ पर सुबह जल्दी पहुँच गए थे, इस वजह से हम आराम से घूम पा रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं पातालेश्वर महादेव मंदिर। अब हम मंदिर में श्री महादेव भगवान के दर्शन करेंगे और मंदिर की सुंदरता का दर्शन करेंगे। ये बहुत ही सुंदर महादेव मंदिर है। यहाँ पर फ़िलहाल ताला लगा हुआ है, तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम इस मंदिर की सुंदरता का बाहर से वर्णन करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सुंदर नक्काशी की हुई है। नक्काशियों के साथ यह मंदिर बहुत ही सुंदर आकृति में बना हुआ है। यहाँ पर बहुत ही बारीक नक्काशी के साथ बहुत सारे पोल पर यह खड़ा हुआ है और यह मंदिर काफ़ी प्राचीन होने के साथ बहुत ही सुंदर भी है। श्रृंगार चौरी पहुँच चुके हैं, जो बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर किसी समय पर राजा महाराजा का राज तिलक किया जाता था। ये चारों तरफ जो आप देख रहे हो, ये जैन मंदिर है। यहाँ पर राजा महाराजा जब भी गद्दी पर बैठते थे तो उनका राज तिलक किया जाता था। ये शिव मंदिर है, कुछ इनमें जैन मंदिर है। लेकिन यहाँ पर जो खंभे हैं उन पर काफ़ी अच्छी स्थिति में काफ़ी बारीक मूर्तियाँ बनाई गई है, काफ़ी बारीक नक्काशी की गई है, जो सुंदरता का अद्भुत नज़ारा हमें दिखाती है। यह मूर्तियाँ देव देवताओं की व अन्य हाथी घोड़े इनकी काफ़ी आकृतियाँ बनाई गई है, जो बहुत ही सुंदर पत्थर पर नक्काशी की गई है। इन पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। यह अंदर भगवान शिव की प्रतिमा है। यहाँ सभी जगह अभी लॉक लगाए हुए हैं, तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे। यह भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जो काफ़ी सुंदर और कला के साथ प्रतीत होती है। यहाँ बहुत से देवताओं की मूर्तियाँ हैं। यह बहुत ही बारीक नक्काशी के साथ बनाई हुई है। यह मंदिर अद्भुत प्राकृतिक लगता है। बहुत ही पुराना होने के साथ साथ ये काफ़ी जर्जर स्थिति में हो चुके हैं, लेकिन इसकी सुंदरता का अभी भी किसी और से तुलना नहीं कर सकते। यह काफ़ी सुंदर स्थान है।
सुंदर मंदिर सुंदर नक्काशी के साथ बनाए हुए हैं। इस पर बहुत ही सुंदर पत्थर पर हाथियों की प्रतिमाएं बनाई गई है। काफ़ी देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई गई है जो उस समय में बहुत ही मेहनत से बनाया करते थे। उस समय देवताओं की भी काफ़ी मान्यताएं हुआ करती थी। लोग भगवान में विश्वास रखते थे और पूरी निष्ठता के साथ काम करते थे, जिससे इस प्रकार की सुंदरता के साथ नक्काशी कर पाते थे। उस समय पर टेक्नोलॉजी नहीं होने पर भी काफ़ी अच्छी नक्काशी किया करते थे। काफ़ी सुंदर नक्काशी है। यह बहुत से देवी देवताओं की नक्काशियाँ हैं। सुंदरता का अद्भुत नमूना है यह दुर्ग। यहाँ पर उस ज़माने की कुछ तोपें रखी हुई है जिनके फ़ोटो हमने लिए थे। अब श्रृंगार चौरी व भामाशाह की हवेली देखने के बाद कुंभा महल जाएंगे, जहाँ पर चित्तौड़ के सभी राजा महाराजा निवास किया करते थे। ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये कुंभा निवास हुआ करता था। इसे ही कुंभा महल कहा जाता है। ये कुंभा महल का बाहरी हिस्सा है। अब हम इसी द्वार से कुंभा महल में प्रवेश करेंगे। महल में प्रवेश करने पर हमें एक कॉरिडोर दिखाई पड़ता है, जहाँ पर किसी समय में सभाएं हुआ करती थी। यह एक खाली कमरा है। यहाँ पर खाली चौक के चारों ओर शानदार बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है। अभी सिर्फ ये एक खाली प्रांगण में तब्दील हो चुका है। यहाँ का ज़्यादातर हिस्सा खंडरों में बदल चुका है। अब यहाँ से आगे चलने पर कुछ टूटे हुए महल दिखाई पड़ते हैं, जहाँ महल का काफ़ी हिस्सा टूट चुका है। आगे की ओर जाने पर कमरा दिखाई पड़ता है, जिसमें खिड़की व खंभों पर शानदार डिजाइन बनी हुई है। वह पत्थरों से पूरी छत का निर्माण करवाया गया है। इसी कमरे की छत से विजय स्तंभ को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। यह बहुत शानदार नज़ारा दिखाई देता है। महल में आगे चलने पर हमें कुछ 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग्स दिखाई पड़ती है। जिनकी छतें लगभग टूट चुकी है।
कुछ ही दीवारें शेष बची है। इस कमरे की छत भी अभी कुछ बची हुई है, लेकिन इसकी 2 मंजिला छत नीचे गिर चुकी है। यह बहुत शानदार कमरा रहा होगा। यहाँ एक और कमरा है जिसकी छत पूरी तरह गिर चुकी है। यह 3 मंजिला इमारत है। यहाँ पर खिड़कियों से ठंडी हवाएं आती रहती है, जहाँ से राजा महाराजा हवाओं का आनंद लिया करते थे। इन पर शानदार डिजाइन बनाई गई है। यहाँ से श्रृंगार चौरी वाला हिस्सा पूरी तरह दिखाई पड़ता है। ये बहुत शानदार नज़ारा प्रतीत होता है। यहाँ छत का कुछ हिस्सा नीचे गिरा हुआ है। कुछ आगे चलने पर हमें उस ज़माने की बनी हुई राजा महाराजा जो यूज करते थे वो गटर बनी हुई है। यहाँ पर राजा महाराजा शौच किया करते थे। इन खिड़कियों से काफ़ी ठंडी हवाएं अंदर आती है। यहाँ से बाहर देखने पर चित्तौड़ का काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ बहुत ही सुंदर बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। यहाँ से चित्तौड़गढ़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इसी रास्ते से अब हम बाहर की ओर नीचे की ओर जाएंगे। इन सीढ़ियों पर हमें सतर्कता से चलना होगा। ये काफ़ी सकड़ी सीढ़ियाँ हैं।
यहाँ पर कुछ कचरा गिरा हुआ है। यह महल काफी सुंदर रहा होगा उस वक्त पर। यहाँ पर एक गार्डन बना हुआ है जो काफी सुंदर है। यहाँ पर एक पानी की बावड़ी बनाई गई है जहाँ से उस ज़माने में लोग पानी पिया करते थे, पानी का स्रोत हुआ करता था। इन्हीं बावड़ियों से पहले लोग पानी पीने के लिए यूज किया करते थे। आज यह बुरी स्थिति में है। इसी गार्डन में शाम के वक्त कुछ प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं जिनमें मेवाड़ संस्कृति के प्रोग्राम किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छे दिखाए जाते हैं। अब हम यहाँ पास ही में बनी घी की बावड़ी की ओर जाएंगे, जहाँ पर राजा महाराजा के वक्त घी को स्टोर किया जाता था, जिसे मशालें जलाई जाती थी। ये वही घी की बावड़ी है जो अभी काफ़ी टूट चुकी है, काफ़ी बुरी स्थिति में है। यहाँ पर अभी पानी भरा हुआ है। यहाँ से आगे की ओर जाने पर हमें एक मंदिर दिखाई पड़ेगा। उस मंदिर के बाद हम तेल की बावड़ी पर जाएंगे, जहाँ राजा महाराजा के समय पर तेल को स्टोर किया जाता था, जो मशाले जलाने में काम लिया करते थे, युद्ध के वक्त काम लिया करते थे। इसी रास्ते पर टूटे फूटे खंडर दिखाई पड़ते हैं जो उस समय पर महल रहे होंगे। ये वही महल के हिस्से हैं। इसी रास्ते पर आगे जाने पर एक मंदिर दिखाई देता है जो काफ़ी सुंदर मंदिर है, और यह शिव भगवान का मंदिर है। इसी मंदिर से थोड़ा आगे जाने पर हम तेल की बावड़ी पर पहुंच जाएंगे। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन समय से बना हुआ है। इस मंदिर की छत का निर्माण काफ़ी सुंदरता के साथ पूरी तरह पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर में शिव भगवान की प्रतिमा विसर्जित है। हम तेल की बावड़ी पहुंच चुके हैं। इसमें भी अभी के वक्त पर पानी भरा हुआ है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। कुंभा महल घूमने के बाद अब हम विजय स्तंभ पहुंच चुके हैं। विजिट करो चैनल में आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित यह स्तंभ काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। ऐतिहासिक होने के साथ साथ इसे काफ़ी भव्य बनाया गया है। इसी दरवाजे पर आने जाने वाले लोगों का टिकट चेक किया जाता है, जो टिकट विंडो से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम विजय स्तंभ पर जाएंगे। अब हम विजय स्तंभ पहुंच चुके हैं। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है
जिसे काफ़ी सुंदर कला के साथ बनाया गया था। इसका निर्माण महाराजा कुंभा द्वारा सन 1540 से 48 के मध्य मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। इसमें 157 सीढ़ियाँ बनी हैं, जिन्हें वर्तमान में बंद कर दिया गया है क्योंकि यह अब अच्छी हालत में नहीं है। स्तंभ की दीवारों पर सुंदर कला को उकेरा गया है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई है। इसमें एक और गेट है जो वर्तमान में बंद कर दिया गया है। सामने की ओर हमें एक दिखाई दे रहा जो पार्क है वह जौहर स्थल है, जहां पर रानियों द्वारा जौहर किए गए थे। अब हम जौहर स्थल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ काफ़ी सुंदर दरवाजे का निर्माण करवाया गया है। इससे होते हुए हम जौहर स्थल तक जाएंगे। इसके बाद हम समाधीश्वर मंदिर पहुंचेंगे। यह काफ़ी भव्य शिव भगवान की त्रिमूर्ति युक्त मंदिर बनाया गया है, जिस पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई है। दीवारों पर कई डिजाइन्स बनाई गई है। इसी मंदिर के नज़दीक एक गौमुख झरना है जो देखने में खूबसूरत लगता है। यह काफ़ी गहरा होने के साथ साथ काफ़ी सुंदर भी है और यहाँ पर पानी काफ़ी साफ रहता है। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है जहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। वहीं पर गौमुख झरने से पानी गिरता है। इसी मंदिर में हर रोज़ पूजा की जाती है। ऊपर से देखने पर यह मंदिर काफ़ी छोटा नज़र आता है। इसी के अंदर शिव भगवान के ऊपर गौमुख झरने का जल चढ़ाया जाता है।
अगर चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुंभा महल घूमने के बाद आज हम मीरा मंदिर घूमने आए हैं। यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह मंदिर मीरा की भक्ति श्री कृष्ण में अटूट भक्ति का प्रमाण है। इसको सुंदर नक्काशियों और कलाओं के संगम से बनाया गया है। यह देखने में काफ़ी सुंदर नज़र आता है। इस पर अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हैं। इसके पीछे की ओर छज्जों का निर्माण करवाया गया है और छज्जों के ऊपर और नीचे भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रतिमाएं बनाई गई है। इस पर देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं बनी हैं। यह मंदिर काफ़ी ऊंचा और कई खंभों पर निर्मित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर में श्री कृष्ण और मीरा की प्रतिमा विराजमान है। फिर मीरा मंदिर घूमने के बाद हम कालिका माता मंदिर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर नवरात्रा का समय चल रहा है, तो यहाँ पर नवरात्रि में एक अच्छा और छोटा सा मेला लगा हुआ है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। अभी यहाँ पर काफ़ी सुंदर सजावट की हुई है और मंदिर परिसर में महादेव भगवान के शिवलिंग विराजमान हैं। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के समय यह मंदिर नष्ट कर दिया गया था। आज भी यह उसी स्थिति में है। आज यहाँ कालिका माता की पूजा की जाती है। नवरात्रा में यहाँ पर हर साल मेला लगता है, जो मंदिर के बाहर लगता है। यह मेला काफ़ी छोटा होने के साथ साथ काफ़ी सुंदर भरता है। आप यहाँ पर आए तो नवरात्रि में ज़रूर यहाँ पर आए। मीरा मंदिर और कालिका मंदिर के बाद आज हम पद्मिनी महल पहुँच चुके हैं। यहाँ महल के बीचों बीच एक सुंदर गार्डन बनाया गया है या निर्माण किया गया है। यह महल राणा रतन सिंह द्वारा रानी पद्मावती के लिए बनवाया गया था। रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की पत्नी थी। गार्डन के दाईं ओर एक जैसे कई कमरों का निर्माण करवाया गया है, जहां किसी समय में रानियां रहा करती होगी। इनमें सुंदर खिड़कियां भी बनाई गई है। वर्तमान में इन कमरों की छत टूट चुकी है। इन्हीं खिड़कियों से पद्मावती तालाब को आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ से पद्मावती तालाब का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। अब हम
कमरों से निकलकर दूसरे गार्डन में पहुंच चुके हैं। जहां से ऊपर जाने पर हम एक वर्ताकार हॉल की ओर पहुंच जाएंगे। यहीं पर वर्ताकार हॉल का निर्माण करवाया गया है। इसी वर्ताकार हॉल में गोल छत का निर्माण करवाया गया था। इस हॉल में 3 खिड़कियों का निर्माण करवाया गया है, जो एक दाईं ओर, बाईं ओर और एक सामने की ओर है। सामने की खिड़की से जलमहल को आसानी से देखा जा सकता है, जो पद्मनी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच बना है। कहा जाता है कि इसी तालाब में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रानी पद्मावती को एक झलक देखा गया था। यह जलमहल 3 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया गया है, जहां पर रानियां स्नान किया करती थी। यहाँ एक और गार्डन बना है, जिसके दाईं ओर एक और कमरे का निर्माण करवाया गया है, जो उसी गोल कमरे के समान है जो हमने इससे पहले देखा था। इस कमरे में भी 3 खिड़कियों का निर्माण करवाया गया है। इन्हीं खिड़कियों से भी जलमहल का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। अब हम जलमहल के पीछे की ओर बनी बालकनी की ओर जाएंगे। यहाँ से हम महल के पीछे बनी बालकनी में आने के बाद यहाँ से भी जलमहल का या पद्मनी तालाब का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। किसी समय पर यह तालाब काफ़ी स्तर तक पानी से भरा रहा करता होगा। आज यह तालाब बहुत कम पानी से भरा हुआ है। इसमें उस समय पर काफ़ी कमल के फूलों की उर्वरकता रहा करती थी। इन्हीं फूलों से पद्मनी तालाब काफ़ी सुंदर दिखता था। आज यह पानी सूख चुका है, पानी का स्तर काफ़ी गिर चुका है। पद्मनी तालाब के बाद हम अंत में एक लाखोटा की बाड़ी मतलब लाखोटा की खिड़की की ओर पहुंच जाएंगे, जो जलमहल का आखिरी हिस्सा है। यह पद्मनी महल का आखिरी हिस्सा है।
और जो हम सामने देख रहे हैं इसे लाखोटा की बाड़ी कहा जाता है, मतलब लाखोटा की खिड़की कहा जाता है। आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित 8वीं सदी में बने श्री महालक्ष्मी माता के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। विजिट करो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ में सूरजपोल के समीप बना हुआ है। 8वीं सदी में बना यह मंदिर अत्यंत सुंदर है, लेकिन वर्तमान में मंदिर का काफ़ी हिस्सा टूट चुका है। मंदिर में माता की काफ़ी सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जिसका नवरात्रा में श्रृंगार किया जाता है और प्रतिदिन माता की पूजा की जाती है। जय श्री चौथ माता। माता के दर्शनों के बाद यहीं पर एक श्री गणेश भगवान का भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसमें भी हम दर्शन करेंगे। यह मंदिर पूरी तरह पत्थरों से बनाया गया है। दर्शनों के बाद हम सूरजपोल की ओर जाएंगे। तो हम सूरजपोल पहुंच चुके हैं। ये वही सूरजपोल है जहां पर महाराजा उदय सिंह के समय पर अकबर द्वारा आक्रमण किया गया था। इन्हीं पहाड़ियों पर छिपकर अकबर द्वारा आक्रमण किया गया था। यहाँ से सूरजपोल के पीछे वाला हिस्सा काफ़ी सुंदर नज़र आता है। सामने दिखाई देने वाली पहाड़ी को कुंभकर्ण पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि यह कुंभकर्ण सोए हुए कुंभकर्ण की आकृति में दिखाई पड़ती है। यह काफ़ी सुंदर प्रतीत होती है। पोल के बाद अब हम जैन कीर्ति स्तंभ की ओर जाएंगे। अब हम कीर्ति स्तंभ पहुंच चुके हैं। यहीं पर एक जैन मंदिर स्थित है, जो कीर्ति स्तंभ के बिल्कुल पास बनाया गया है। स्तंभ के पास में एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगाई गई है, जिसमें स्तंभ की ऊंचाई 24.5 मीटर और स्तंभ को 6 मंजिला बताया गया है। स्तंभ का निर्माण 1357 ईस्वी में बग्गेरवाल द्वारा करवाया गया था। यह स्तंभ 12 स्तंभों पर आधारित एक मंडप है। इसी स्तंभ के नज़दीक काफ़ी सुंदर जैन मंदिर का निर्माण किया गया है। यह स्तंभ काफ़ी भव्य और सुंदरता के साथ सुंदर कलाओं को उकेर कर बनाया गया है। जैन मंदिर देखने के बाद और कीर्ति स्तंभ देखने के बाद अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जहां हम सतबीस देवरी जैन मंदिर की ओर जाएंगे। यह भी एक
जैन मंदिर है, जिसमें 27 जैन धर्म की मूर्तियों की स्थापना की गई है। यह भी काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया गया है। इसी मार्ग पर थोड़ा आगे जाने पर यह मंदिर आएगा। अब हम सतबीज देवरी जैन मंदिर पहुंच चुके हैं। यह मंदिर 10th सेंचुरी में बनाया गया था। इसका पूरा नाम श्री जैन श्वेतांबर सतबीज देवरी जैन मंदिर है, जो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर बनाया गया है। यह मंदिर मीरा मंदिर के बिल्कुल सामने की ओर है। मुख्य मंदिर में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम मंदिर के पीछे की ओर आ चुके हैं और हमने अपना कैमरा स्टार्ट किया है। यहाँ पर काफ़ी सुंदर पत्थर पर नक्काशी की गई है। इन मंदिरों को पत्थर पर काफ़ी सुंदर डिजाइनें उकेर कर बनाया गया है। यहाँ पर हाथी, घोड़े और देवी देवताओं की काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई है। यह कला का अद्भुत सुंदर नज़ारा है। यहीं पर एक और जैन मंदिर बनाया गया है, जो मुख्य मंदिर के पीछे की ओर है। सतबीज देवरी जैन मंदिर के साथ आज हमारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग की यात्रा समाप्त होती है। इसके बाद हम नए पैलेस पर घूमने जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।